बताओ कि अपने सब्जेक्ट को कैसे प्लान आउट करे थे कि भैया ऑर्गेनिक कैसे पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ेंगे, फिजिकल ऐसे पढ़ेंगे, बीएचयू में तो एनालिटिकल रामबाण वाली चीजें तो ऐसे पढ़ेंगे। हर एक चीज यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है। एग्जैक्टली। बस प्रॉब्लम ये है कि आप सही वाला वीडियो फिल्टर आउट कई बार को नहीं कर पाते हो। वहां पे उस कूलनेस को कैसे बना कर रखे, वो कैसे अटेम्प्ट कर रहे थे, क्योंकि अभी तो डिस्टर्ब होके आए थे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात कर रहा हूं अपने जूनियर अलापन से, जो BHU 4 रखे हैं, DU 4 रखे हैं, मतलब वर्सटाइल टाइप के पर्सन हो। थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, फिर आगे हम बात करते हैं किस एंट्रेंस में क्या मार्क्स ले आ रखे हो, फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे क्या स्ट्रेटजी फॉलो किए थे। तो जैसा आपको अक्षय भैया बताया कि मेरा नाम अलापन सामंता है और BHU एंट्रेंस में मेरा 262 मार्क्स था और ऑल इंडिया रैंक मेरा 8 था और DU एंट्रेंस में भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 22 था और CU सेट में भी मेरा 260 के अराउंड मार्क्स था। तो और मुझे CUCT के भी सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं। मतलब देखो, एक चीज मैं यहाँ पे बोलता हूँ, शुरू में ही मुझे जो फील हो गई ये चीज की जो पर्सन एक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है। जैसे कई क्वेश्चन होते हैं बच्चों के माइंड में कि भैया मैं DU का लगाऊं कि नहीं, BHU का लगाऊं कि नहीं, CUCT का लगाऊं कि नहीं, क्वेश्चन इनके सॉल्व करे कि नहीं करे, ये क्वेरी होती है कई बार को। अब जब देख रहे हो कि यदि सारे एंट्रेंस 4 रखे हैं तो कुछ तो अलग किए होंगे, उस वाले पे भी बात हम करेंगे और क्या मेंटल स्टेट रखना चाहिए इसके ऊपर भी बात करेंगे और क्या पूरी जर्नी को कैसे फॉलो किए, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, किस पे ज्यादा फोकस करें, एवरी सिंगल थिंग। तो पहला क्वेश्चन यही है कि शुरुआत कैसे किए थे। शुरुआत तो मैं जैसे फर्स्ट ईयर में आया था तो एकदम सब कुछ नया नया सब था। तो पूरा फोकस मेरा बस सेमेस्टर पे ही, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तो सेमेस्टर में मुझे मेहनत बहुत करना है और अच्छा करना है। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तो ऐसे ही बीत गया। फिर आ गया कोविड के टाइम का लॉकडाउन आ गया, तो फिर आया ऑनलाइन। फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि अब मुझे एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना है, क्योंकि MSc में मुझे एडमिशन के लिए एंट्रेंस तो मुझे देना पड़ेगा, इसीलिए मैं फिर एंट्रेंस ओरिएंटेड हो गया थोड़ा थोड़ा। अच्छा, एक और भी चीज, अपनी बैचलर कहाँ से किए पड़े हो। BHU से ही मेरा बैचलर्स हुआ है। केमिस्ट्री ऑनर्स था अलोंग विद बॉटनी एंड जूलॉजी था, बायो ग्रुप से था मेरा। एक क्वेश्चन और कि जहाँ पे यहाँ BHU में पढ़ रहे हो, अभी MSc कर रहे हो, कोई बच्चा है ऐसा जो एक बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से है, मतलब उसने BHU से नहीं पढ़ाई करी है, DU से नहीं पढ़ाई करी है बच्चे ऐसे? हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछने के पीछे मेरा एक पर्पज था। जैसे इनको तो लगेगा कि अरे भैया तो BHU से ही थे, तो BHU क्रैक करना भैया के लिए आसान हो गया। मानता हूँ ये एक फैक्टर है, बट बहुत सारे बच्चे जो BHU के बाहर के हैं, एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, वो भी क्रैक कर ले जाते हैं। जैसे मेरे ही 2 मेंटी, उनमें से कोई भी BHU का नहीं है, कोई भी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, आज तक उनसे एक एग्जाम क्रैक नहीं हुआ था, स्टिल वो BHU का क्रैक कर पाए, BHU के अंदर पढ़ रहे। तो ऐसा होता है, एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट का बच्चा भी कर ले जाता है। कोविड, लॉकडाउन, एग्जाम डिले। हाँ, तो जैसे जैसे डिले होती है ना, कई बार लगता है यार एग्जाम करा लेते तो बढ़िया रहता, डिले हो जा रहा है। तो उस टाइम पे जो मेंटल बैरियर, तो कई बच्चे वहां पे क्विट कर दिए हैं। जैसे जैम का एग्जाम क्लोज आता है तब भी वैसा होता है, BHU का क्लोज आएगा तब भी। उस टाइम पे अपना मेंटल स्टेट कैसे बना के रखे थे, वो क्या कर रहे थे, कैसे बनाए रखे अपने आप को? सेम प्रॉब्लम हुआ था मेरे साथ भी। मुझे भी एक टाइम पर आके लगा था कि क्या पता कहीं पर एडमिशन होगा नहीं होगा, एग्जाम भी होगा या क्या होगा, कहीं पर मतलब एंट्रेंस में मैं कहीं फेल ना कर जाऊँ, ऐसे कुछ मेंटल स्टेट बन रहा था। फिर धीरे धीरे मतलब कि सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर उस टाइम रहता था, कि मतलब कि मैं खुद से अपने आप को कितना मैं मोटिवेट कर पाऊँ। चाहे उसके लिए मैं अक्षय भैया का कोई स्टेटस वगैरह देखूँ व्हाट्सएप पर, या फिर मतलब कि यूट्यूब पर भी और कई सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह होते हैं। तो उन्हीं सब के देखकर और सेल्फ मोटिवेशन के सहारे फिर मैं धीरे धीरे ट्रैक पर आया था और फिर पूरा जर्नी हुआ ऐसे ही। और रिजल्ट आपके सामने है। ये चीज एक्चुअली होती है, मतलब हर एक बच्चे के साथ में होती है। ऐसा नहीं कि किसी ने टॉप कर लिया, किसी की 8वीं रैंक आ गई, 21वीं रैंक आ गई, 260 मार्क्स, 262 मार्क्स, वो तो भैया बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे। भैया ने भी सेम प्रॉब्लम फेस करी थी। जैसे मेरे जूनियर है तो मेरे कांटेक्ट में भी है, जैसे यूट्यूब से ही फॉर्म फिल करके मेरे कांटेक्ट में भी है, तो मेरे स्टेटस देखे होंगे। तो मैं बहुत पॉजिटिव वाइब वाली स्टेटस मैंने लगा रखी है। इसमें बच्चों को कई बार बोलता हूँ कि यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हो और मेरे साइड से मैसेज मिल रही है तो कांटेक्ट सेव कर लेना, पॉजिटिव वाइब ही जाती है आपको। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताओ कि अपने सब्जेक्ट को कैसे प्लान आउट करे थे कि भैया ऑर्गेनिक कैसे पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ेंगे, फिजिकल ऐसे पढ़ेंगे, BHU में तो एनालिटिकल रामबाण वाली चीजें तो ऐसे पढ़ेंगे। हाँ। तो क्या कैसे किए थे बताओ। जैसा जब एक जनरलाइज तो मतलब कि ये था मेरे लिए कि सभी पोर्शन को मुझे इक्वली वेटेज देना है।
इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, इक्वल वेटेज देना है। और बीएचयू के लिए खासकर था कि एनालिटिकल से बहुत क्वेश्चन आना था, तो बीएचयू के लिए मैंने जो ये खास किया था कि एग्जाम से कुछ दिन पहले तक एनालिटिकल एकदम पूरा अच्छे से मैंने पढ़ाई किया था, और प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह वो सब था। और ऐसे मतलब डीयू हो या सीयू सेट हो, तो उन सब के लिए तो मतलब ऐसे ही ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में जो मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स थे तो उनको मैंने और फोकस किया और स्ट्रॉन्ग बनाया, और जो थोड़े वीक चैप्टर्स थे तो उन पर भी मैंने धीरे धीरे कुछ कुछ काम किया, तो कुछ हद तक मैंने उसको भी थोड़ा हैंडल किया था। मतलब सारे ही बहुत एक्सट्रीम लेवल पे तैयार नहीं थे? नहीं थे, एकदम नहीं थे। वो तुम्हारी अकॉर्डिंग जो समझ आती है कि भैया ये वाला इंपॉर्टेंट है, या जो जूनियर हमें देख रहे हैं वो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक करो, क्या क्या इंपॉर्टेंट लगता है कि ये चैप्टर, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो रिकॉल हो रही है, जरूर बताओ। एक तो देखिए इनऑर्गेनिक में तो कोऑर्डिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और केमिकल बॉन्डिंग और मेन ग्रुप वगैरह भी आप लोग देख लेंगे तो हेल्प हो जाएगा। और ऑर्गेनिक में तो जीओसी तो मतलब कि आना ही आना है, क्योंकि जीओसी के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। शुरुआत वही है। और इसके अलावा नेम रिएक्शन और रिएजेंट वगैरह तो इम्पोर्टेंट है। और फिजिकल में थर्मोडायनामिक्स तो इम्पोर्टेंट है ही है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए। और काइनेटिक्स वगैरह भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये है कि मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला जो क्वेश्चन होता है तो वो अच्छे से कर लेंगे तो उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, खासकर एनएमआर से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और बीएचयू के लिए तो एनालिटिकल से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ये तो है। पूरे प्रिपरेशन में कभी लगा था कि मेरा सबसे डाउन फेज जा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्विट कर देते हैं? बहुत बार लगा था। 2021 में ऐसी बहुत एक सिचुएशन था कि लग रहा था कि अब क्या होगा, इसके आगे कुछ हो भी पाएगा कि नहीं। बाउंस बैक कैसे कर रहे थे? वही जैसे पता है कि सेल्फ मोटिवेट कर करके धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। एक झटके पर तो नहीं हुआ था, इतना है कि एक झटके में नहीं हो गया था। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे कई बार को हम बोलते हैं मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, भाई नीड है। आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं खुद से, दैट्स द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो। यदि आपको किसी का सपोर्ट चाहिए कि हाँ कोई भैया है मुझे हेल्प कर सकते हैं, हमारे सीनियर है, कोई लाइक मेंटर लेवल पे प्रोग्राम चल रही है, जैसे कि हम लोग अपना मेंटरशिप चला रहे हैं, तो अब तो हम बहुत सारी चीजें ऐड कर दिए मेंटरशिप के अंदर। आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, नोट्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस, क्वेश्चन, PYQ, चैप्टर वाइज, ईयर वाइज, आंसर, सोल्यूशन, हर एक चीज हम डाल रहे हैं जो एक बच्चे को चाहिए होता है। जैसे आपके पास में ऑप्शन होती है कि आप भैया को मैसेज करो, कॉल करो, उससे बात कर सकते हो। मतलब 5, 6, 7 मेंटर मैंने लगा रखे इस प्रोग्राम के अंदर, मुझे इंक्लूड करके अभी 7 मेंटर जो फुल टाइम में है। मैं पार्ट टाइम में मेंटर इंक्लूड करता रहता हूँ जब मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है। जैसे पिछली बार को ज्ञान से दी आई थी, एनालिटिकल एक्सप्लेन करके गई थी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करी है, वो भी मैं एक्सेस देता हूं। जैसे बता रहे हैं कि एनालिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो चीजें रह गई है मैं बोलता हूँ कि एनालिटिकल एक्सप्लेन कर दो, तो मेरे जूनियर होने के नाते डेफिनेटली आपके लिए कर रहे होंगे। कर सकते हो ना? एकदम जरूर, एकदम आप बोलेंगे तो एकदम राजी, एकदम राजी। तो ये वाली चीज आपको करके दे रहे होंगे, जितना हैंड होल्डिंग हम सपोर्ट दे सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू हम दे रहे हैं। हायर एजुकेशन में वी आर द फर्स्ट पर्सन जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। ये एटीट्यूड नहीं है कि मैं एटीट्यूड के साथ में बोल रहा हूँ, पहली बार हमने शुरुआत करी है, बीएचयू के देन है। बीएचयू का ऐसा वाइब है, जैसे हम लोग के सीनियर थे वैसे हम लोग अपने जूनियर को सपोर्ट नहीं कर पाए, रीजन की कोविड, लॉकडाउन, घर पे हम लोग। हमारे सीनियर तक ये कल्चर रहा है कि हम अपने जूनियर को सपोर्ट करें, उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाता था। बच्चे को कोचिंग करने की नीड ही नहीं है, वैसे होता है। अच्छा हाँ, इस वर्ड से एक क्वेश्चन आया, कोचिंग की है ना, कोचिंग की नीड लगती थी, कोचिंग कर ले। देखिए वो मतलब कि नीड है कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपके ऊपर, यदि आपका बेसिक्स आपका अच्छा खासा है तो फिर कोचिंग का कोई जरूरत नहीं है। और लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं मेरा बेसिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है, 11th 12th में बस ऐसे करके बस हो गया था, तब आपको कोचिंग का जरूरत है। या फिर मतलब कि बिना कोचिंग के आप यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगे, और PYQs और असाइनमेंट्स वगैरह भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो उसमें से भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना मुझे लगता है। और कोचिंग वगैरह तो है ही नहीं, मैं नहीं किया था। एक चीज जैसे ना बता रहे हैं कि कोचिंग आप जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है, लेकिन जैम की कैटेगरी में या बीएचयू की कैटेगरी में मैं देखता हूँ एमएससी, बेसिकली एमएससी केमिस्ट्री, ऑलमोस्ट हर एक चीज यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है। एग्जैक्टली। बस प्रॉब्लम ये है कि आप सही वाला वीडियो फिल्टर आउट कई बार को नहीं कर पाते हो। तुम्हारे अक्षय भैया इसीलिए तो बने हैं, अक्षय भैया और ये बाकी के 7 मेंटर 6 मेंटर जो है वो भाई सब्जेक्ट की पूरे एक लेक्चर फिल्टर आउट करके दे देंगे, सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल के दे रहे हैं। तो जितना हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे पा रहे हैं वो हम कर रहे होंगे। मतलब आपके लिए जो फिल्टर आउट वाला काम है हमने ऑलरेडी कर रखी है, तो हम आपको करके दे देंगे। ये वाली पॉइंट है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया हम पढ़े जा रहे हैं, हमें
अच्छा चलो 3 महीना बचा है, 4 महीना बचा है, एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करें, तो क्या बोलोगे इस पे? मेरे क्या लिए फ्लेक्सिबल आवर्स था मेरे लिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि आज इतने ही घंटे पढ़ने हैं। कभी मूड नहीं किया तो मैं पढ़ाई नहीं, एक भी घंटा नहीं पढ़ा, या तो कभी मतलब कि पढ़ लिया तो बहुत पढ़ लिया, सोचा मतलब कि मैक्सिमम बहुत कितना जाता था, वही 8-10 घंटे मैक्सिमम जाते होंगे, उससे ज्यादा नहीं जाता था। और ये क्लासेस वगैरह तो होते थे ऑनलाइन, तो ऐसे ही बहुत ज्यादा नहीं था इतना। मतलब कभी भी एक फिक्स नहीं रहा है, एकदम फिक्स नहीं था। हाँ, ये था कि मतलब कि करना है, जितना हो सके उतना करना है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। देखो हर कोई फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। आप इस क्वेश्चन को लेकर ना मैं देखता हूँ परेशान से हो जाते हैं कि भैया कितने घंटे पढ़ ले। अरे भाई तुम्हारा हर एक दिन एक जैसा नहीं होगा, एग्जैक्टली ओवर ये बार होगा। एक क्वेश्चन जो कई बार को डिसाइड करता है कि आपका रैंक क्या आएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एग्जाम के 3 घंटे या एग्जाम के 2 घंटे, जो एग्जाम वाला है तो 3 घंटा है, कोई और है तो 2 घंटे का है, तो उस 2 घंटे में आपके साथ में क्या हुआ था और कैसे मेंटल स्टेट को बना के रखे थे, कैसे पेपर को अटेम्प्ट किए थे, पैनिक हुए थे नहीं हुए थे, क्या हुआ था, जस्ट बताओ। मेरे साथ मतलब कि एक बहुत ही क्या बोले अनयूजुअल सा एक सिचुएशन हो गया था। तो मेरा जहाँ पर एग्जाम सेंटर था, तो एग्जाम के दिन मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम से 30 मिनट्स पहले मैं वहाँ पर पहुंच गया था। लेकिन पहुंचने के बाद मुझे ये पता चला कि एग्जाम सेंटर पे बिजली नहीं था उन लोगों का, और जनरेटर उन लोगों का खराब पड़ा हुआ था, और उसको वो लोग रिपेयर भी नहीं करवाए थे। तो चलते चलते ऐसे ही उन लोग का कुछ 1 आवर के अप्रॉक्स लॉस हो गया था हम लोग का एग्जाम टाइम। तो मुझे उस टाइम बहुत ही पैनिक हुआ था कि मतलब कि बीएचयू का एग्जाम है, तो एग्जाम में दे भी पाऊंगा कि नहीं, कैसे दे पाऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम भी हम लोग को बहुत ही कम मिलता है, क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस हिसाब से मुझे एक पैनिक सा कुछ हो गया था। फिर एग्जाम देने गए हम लोग, तो वहाँ पर जैसे रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन एग्जाम में, तो उसमें भी कंप्यूटर वगैरह सब हैंग करने लग रहे थे। तो वो भी एक मतलब मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था मैं कि कैसे होगा नहीं होगा। 2 घंटे फिर उसके बाद हम लोग को पूरे मिले। मतलब टोटल का आपको जैसे 1 घंटा जो बर्बाद हुआ वो एक्सटेंड करके आपको मिल गया। हाँ, वो एक्सटेंड करके मिल गया था। लेकिन मतलब वो मिलने से पहले तक का थोड़ा मेंटली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्बेंस वो हो गया था। डेफिनेटली होगा भाई। आपके मिनट जाते हुए दिख रहे हैं, 1 मिनट की एक क्वेश्चन गायब होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको तो लग रहा है भैया करा भी पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। तो ये जो पैनिक होती है ना, उस टाइम में आप हो जाओगे, बट जब आपका एग्जाम चलने लगा, आपके सामने कंप्यूटर खुल गई है, पेपर फ्लैश हो रही है आपके सामने, स्क्रॉल करके देख सकते हो, वहां पे उस कूलनेस को कैसे बना कर रखे, वो कैसे अटेम्प्ट कर रहे थे, क्योंकि अभी तो डिस्टर्ब होके आए थे। शुरुआत में तो मतलब कि बहुत ही नर्वस लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे मैं मन को मैंने शांत किया, ये सोचा कि मतलब बीएचयू में मुझे जाना ही है, कुछ भी करके मुझे अपना बेस्ट देना ही है, यही लास्ट मौका है। इसमें यदि नहीं दे पाए तो फिर मतलब इसके बाद फिर से 1 साल फिर वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए एकदम फुल पोटेंशियल में मैंने एग्जाम दिया जितना कर सकता था। कोई जो हमें YouTube में देख रहे होंगे उनके लिए कोई टिप, कोई मैसेज कि तुम प्रिपेयर करो तो यह 2-3 बातें हैं जिनका तुम ध्यान रखो, ये गलती मत करो या ये चीजें तुम्हें करनी है, जरूर बताओ। एक चीज जो है कि मतलब कि जो चैप्टर्स है तो उनको आप प्रिपेयर तो पहले बहुत अच्छे से कीजिए, मतलब बेसिक कंसेप्ट पहले सबके क्लियर कीजिए, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल के आते हैं। जैसे बीएचयू के लिए जैसे मैंने क्या किया था कि 1 हफ्ते जब लास्ट के बचे थे, तो उस टाइम मैंने जो प्रीवियस के 3 साल के पेपर बस मैंने मतलब कि एकदम अच्छे से किया था। उसके पहले ही मैंने कर रहा था, लगभग वही 7-8 साल के प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कर रहा था। लेकिन 1 हफ्ते पहले तक मैंने पूरा एकदम जो 3 साल के पेपर एकदम थॉरोली मैंने उसके साथ गो थ्रू किया था, जितनी मेहनत कर हो सकता था किया था। और उसके साथ फिर ये एनालिटिकल वगैरह जो बीएचयू के नीड है वो है। और एक तो ये दिक्कत था कि सेम डेट पे हम लोग का बीएचयू का भी एंट्रेंस था और डीयू का भी एंट्रेंस था। तो सुबह बीएचयू का था, फिर शाम को हम लोग का डीयू का था, तो दोनों को मिलाकर पढ़ना पड़ा था। तो डीयू के लिए भी मैंने कुछ ऐसे ही किया था कि प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह देखकर गया था और अच्छे से मतलब वो हो गया। और सिविल सेट के लिए यह है कि 75 मार्क्स का तो हम लोग का ये केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, और 25 मार्क्स में वो कुछ एप्टीट्यूड वगैरह आता है। तो उसमें मतलब कि जनरल सही रहता है, तो वो थोड़ा मतलब प्रैक्टिस चाहिए होगा। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ जीके के रहेंगे, कुछ रीजनिंग होता है, हाँ रीजनिंग वगैरह रहते हैं। तो वो सब थोड़ा सिंपल रहता है, तो थोड़ा उसमें भी प्रैक्टिस चाहिए होता है। देखो फिलहाल इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें कर ली है, बहुत सारी चीजें शेयर कर दी है। एक टॉपर में AR 8, AR 21, AR 8 बीएचयू के अंदर, डीयू के अंदर 21। आप इसी एक वीडियो के चीजों के यदि बहुत शिद्दत के साथ में फॉलो कर सकते हो तो बहुत तगड़ा मचाने वाले हो।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मेंटरशिप का फॉर्म मिल रहा है, डेफिनेटली फिल करो, कहीं ना कहीं मेरा कॉन्टेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा, मुझे मैसेज करो, बात करो, डेफिनेटली हम हेल्प कर रहे होंगे, तुम्हारे अक्षय भैया तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रहे होंगे अलॉन्ग विद द मेंटर्स। टिल देन बाय बाय, फोड़ते रहो मचाते रहो।